Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, हम लोग CMA फाइनल लॉ सब्जेक्ट का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है सारफेसी एक्ट 2002, सिक्योरिटाइजेशन एंड असेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये एक्ट हम लोगों ने, ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंड बच्चों ऑलरेडी इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल देकर ये बताया था कि ये देवसेना एंड मोहित बंसल सर मेरी कहानी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आखिर ये सारफेसी एक्ट क्यों आया, किस पर्पस के साथ में आया, सिक्योरिटाइजेशन टर्म का मीनिंग क्या होता है, इस एक्ट के अंदर कितनी पार्टीज होती हैं, सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, और उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी पढ़ी थी और साथ में प्रीवियस ईयर के ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हमने सॉल्व किया था, जैसा कि हम हर बार अपना स्कैनर साथ में सॉल्व करते हुए चलते। तो बच्चों यहां तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। एक तो इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था हमने इससे पहले वाले फर्स्ट क्लास में, एंड बच्चों हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी देख ली थी इस चैप्टर। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में और स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स। अभी तक मैंने आपको बताया बच्चे कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC ये क्या होती है, ये एक कंपनी होती है बच्चे जिसका काम होता है अगर कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने किसी को लोन दिया और जिसको लोन दिया गया वो वापस पे नहीं कर रहा है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको अपॉइंट करता है, मतलब इनको बोलता है कि आप मेरे लिए वो लोन रिकवर करा दो। तो असेट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। बैंक ने जो लोन दिया वो बैंक के लिए असेट है क्योंकि वो लोन कमा के देता है बैंक को। तो बैंक की असेट को रिकंस्ट्रक्ट करके लाते हैं, बैंक ने जिसको लोन दिया उससे वो लोन वापस पे आउट करवाते हैं। ये असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है। पर क्वेश्चन ये आता है, अगर सर मेरी एक कंपनी है, नॉर्मल कंपनी है मेरी, मैं सर उसको असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाना चाहता हूं। कहने का मतलब है सर मैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन करना चाहता हूं, मैं सर असेट को रिकंस्ट्रक्ट करने वाला काम करना चाहता हूं, मैं सर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो लोन, जो असेट डूब रहा है, बोरोवर जो पेमेंट नहीं कर रहा है, मैं उनसे उसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं, मैं बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा वापस दिलवाना चाहता हूं। ARC की तरह मुझे काम करना, कैसे करूं, क्या टर्म्स कंडीशंस है कि मैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम कर सकता हूं, मतलब मैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन कैसे कर सकता हूं, कैसे ARC को रजिस्टर किया जा सकता है। बड़ा ही सिंपल सा काम है, बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल। अगर आप असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि आप एक एप्लीकेशन लगाइए। किसको? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में एक एप्लीकेशन लगाओ। उस एप्लीकेशन के अंदर लिखो कि हे प्यारी RBI, मैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम करना चाहता हूं, प्लीज मुझे आप लाइसेंस दो, प्लीज मुझे आप सर्टिफिकेट इशू कर दो कि मैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम कर सकता हूं। क्योंकि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है RBI से सर्टिफिकेट लेना। स्टूडेंट बोलता है समझ गया सर, मैं समझ गया, आपने मुझे सेक्शन 3 के हिसाब से ये बात बता दी है कि अगर कोई भी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसके लिए उसे पहले RBI से एक सर्टिफिकेट, एक लाइसेंस लेना पड़ता है जिसमें RBI लिखता है कि हाँ मैं इनको परमिशन देता हूं ARC की तरह काम करने का। लेकिन सर एक क्वेश्चन है, सर जब एप्लीकेशन RBI के पास में लगाई जाएगी जिसमें लिखा जाएगा कि मैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम करना चाहता हूं, परमिशन दे दो, तो सर RBI कुछ तो चेक करेगा। ऐसे थोड़ी ना RBI हर किसी को लाइसेंस इशू कर देगा। क्या क्या चीजें होंगी जो चेक करेगा?
खुद सोचो एक बार। सबसे पहले तो आरबीआई ये चेक करेगा कि जो कंपनी मेरे पास में एप्लीकेशन लगा रही है एआरसी बनने के लिए, वो ऑलरेडी एक कंपनी तो है। आपने सबसे पहले कंपनीज एक्ट में एक नॉर्मल कंपनी ओपन कर ली, नॉर्मल कंपनी, पब्लिक प्राइवेट नॉर्मल कंपनी। अब आप उसे एआरसी बनाना चाहते हैं, तो कंपनीज एक्ट में कंपनी तो आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, अब आप उसे एआरसी बनाना चाहते हैं। आपने आरबीआई के पास में एप्लीकेशन लगाई। अब आरबीआई क्या क्या चीजें चेक कर रहा है, कहीं आप लॉस में तो नहीं चल रहे हैं पिछले 3 में से किसी भी ईयर में। सपोज कीजिए आपने 2022 में एप्लीकेशन लगाई आरबीआई के पास, तो पिछले 3 ईयर्स 2021, 20 एंड 19, इन प्रीवियस 3 ईयर्स में से किसी भी ईयर में वो आपकी कंपनी जो एआरसी बनना चाहती है लॉस में नहीं होनी चाहिए। हाँ, 3 साल से पहले लॉस में थी, अब 3 साल से, पिछले 3 साल से प्रॉफिट में चल रही है, ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आप एआरसी जब बन जाओगे बच्चे, तो मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, होता क्या है, देखो मैंने इस एग्जांपल से बताया था, मैं रिकॉल कर देता हूं एक बार आपकी, कि एचडीएफसी बैंक ने लोन दिया था रिलायंस को, लेकिन रिलायंस ने मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट नहीं किया, तो एचडीएफसी बैंक ने XYZ लिमिटेड, जो कि एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको अपना लोन बेच दिया। एचडीएफसी बैंक ने XYZ कंपनी, मतलब एआरसी कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से बोला कि देख, मैंने 50 करोड़ का लोन दिया रिलायंस को और 5 करोड़ उस पे इंटरेस्ट भी लूंगा, मतलब टोटल 55 करोड़ मुझे रिलायंस से लेना है, जो मुझे दे नहीं रही है वो, मैं तुम्हें ये लोन अपना बेच दूं। तो एआरसी बोली मैं तुमसे ये लोन 35 करोड़ में खरीदूंगी, कम प्राइस, और फिर मैं रिलायंस से पूरा पैसा वसूल लूंगी। मान लो मैंने 55 करोड़ पूरा वसूल लिया, तो 20 करोड़ का प्रॉफिट एआरसी कंपनी। ऐसे होता है, पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम पर। मैंने ये भी बताया था XYZ ने अब इस एचडीएफसी से जो 35 करोड़ में 35 करोड़ में लोन परचेज किया, तो ये 35 करोड़ एचडीएफसी को पेमेंट करेगी। इसके पास में कहां से आएंगे 35 करोड़, ये किसी नए बैंक के पास में जाएंगी। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी कि ये एक नए बैंक के पास में गई, आईसीआई बैंक के पास, बोली तुम मुझे 35 करोड़ दे दो, वो 35 करोड़ में एचडीएफसी को दे दूं, तो एचडीएफसी फ्री। अब मैं रिलायंस से 55 करोड़ वसूल करूं, उसमें से तुम्हारा 35 करोड़ और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वापस कर दूं, बचा होगा मेरा। ऐसे होता है बच्चों। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर कोई भी कंपनी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनना चाहती है, तो वो आरबीआई के पास एप्लीकेशन लगाती है। एप्लीकेशन में वो ये बताती है कि वो पिछले 3 में से किसी भी ईयर में लॉस में नहीं है, प्लस वो ये भी बताती है कि मेरे पास में इतना इनफ पैसा है और इतना इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना इनफ अरेंजमेंट है, मेरी इतनी औकात है कि अगर किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मुझ एआरसी कंपनी को अपना लोन बेचा, तो मैं उस बैंक को उसका पेमेंट दे दूं, प्लस जो जो बोरोवर है, जो अब डिफॉल्ट कर चुका है, उससे मैं पैसा रिकवर करवा लूं। मेरे पास में अरेंजमेंट्स है, मेरे पास में पैसा है, मेरे पास में बंदे हैं, मेरी इतनी औकात है, मैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह सही से काम कर लूं। तो दोबारा से बोलता हूं, अगर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाना है, तो पहले आपने कंपनीज एक्ट में एज कंपनी रजिस्टर कर लिया। अब आप आरबीआई के पास में एप्लीकेशन लगाओ। आरबीआई उस एप्लीकेशन में चेक करेगा आप प्रीवियस 3 इयर्स में से किसी भी ईयर में लॉस में नहीं है। उसके अलावा चेक करेगा कि असेट, वो कंपनी जब एआरसी की तरह बन जाएगी तो काम सही से कर लेगी, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन परचेज करके उनको पैसा दे देगी, और जो कंपनी, जो बोरोवर, जो डिफॉल्टर बन गए हैं, उनसे रिकवर भी कर। दो चीजें चेक करी आरबीआई ने एप्लीकेशन में। उसके अलावा चेक करेगी कि आपकी कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं कि नहीं, उन्हें एक्सपीरियंस है कि नहीं, फाइनेंस का, सिक्योरिटाइजेशन। ऐसे ही तो थोड़ी है कि आप कोई डायरेक्टर उठाकर लिया है, अब आपकी कंपनी में तो ऐसे ही कोई टॉम डिक हैरी टाइप का एबीसी फालतू का सा कोई डायरेक्टर है जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, और आरबीआई कल को आपको सिक्योरिटाइज एआरसी का सर्टिफिकेट दे दो, तो आप तो वो काम कर ही नहीं पाओगे यार। इसीलिए आरबीआई चेक करता है कि भैया आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो
क्वालिफाइड तो है ना, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो है ना, फाइनेंस की नॉलेज तो है ना, उन्होंने कोई कभी कन्विक्ट तो नहीं हुए, कभी जेल में तो नहीं गए, चाहे से मोरल टर्पिट्यूड, ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ भी नहीं गए हो, गाली गलौज, एक तो बड़ा क्राइम होता है मर्डर कर दिया, या इवन मोरल टर्पिट्यूड में भी नहीं गए, ऐसे बंदे को, ऐसा अगर पर्सन जो कि मोरल टर्पिट्यूड नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, उसके लिए कन्विक्ट जेल में जा चुका है, ऐसा बंदा अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर है तो भैया उसको एआरसी का सर्टिफिकेट देगा ही नहीं यार। उसके अलावा तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या चीजें चेक करी, आरबीआई क्या क्या देखता है, एक तो लॉस देखता है, पिछले 3 साल में किसी भी ईयर में लॉस में नहीं हो। दूसरा वो ये देखता है कि आपकी हैसियत, आपकी औकात है कि नहीं है, आप काम कर पाओगे सिक्योरिटाइजेशन की तरह नहीं। फिर देखता है डायरेक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं है। फिर देखता है आप कहीं कन्विक्ट तो नहीं हो, जेल में तो नहीं हो। और उसके अलावा आरबीआई टाइम टू टाइम जो कंडीशंस बनाएगा आप उन्हें फुलफिल कर पाओगे कि। तो बच्चों अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हालांकि इस टॉपिक से आया नहीं है, नेक्स्ट वाले टॉपिक से आया है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी कंपनी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह रजिस्टर होना चाहती है तो सेक्शन 3 के हिसाब से क्या कंडीशंस है, आप बोलिएगा। सबसे पहले उसे आरबीआई से एक लाइसेंस, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसके लिए उसे आरबीआई के पास में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। आरबीआई उस एप्लीकेशन में चेक करेगा कि वो कंपनी पिछले 3 इयर्स में से किसी भी ईयर में लॉस में नहीं है। दूसरा, आरबीआई ये चेक करेगा कि वो कंपनी इतनी कैपेबल है कि वो सिक्योरिटाइजेशन वाला काम कर लेगी। थर्ड चीज चेक करेगा कि उसके डायरेक्टर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड हैं। और फोर्थ वो ये चेक करेगा आरबीआई कि उसके डायरेक्टर्स किसी भी ऑफेंस में कन्विक्ट नहीं हुए, चाहे से मोरल टर्पिट्यूड, ह्यूमैनिटी, मानवता, गाय को पत्थर मारने पर भी जेल में नहीं गए। इसके अलावा ये भी चेक करेगा कि इतनी तो कंपनी बढ़िया है ना कि उसके पास पैसा है। उसके अलावा आरबीआई जो प्रोविजंस बनाएगा उन्हें टाइम टू टाइम फॉलो करेगा। अगर आरबीआई सेटिस्फाई हो गया तो फिर आरबीआई आपको रजिस्टर कर लेगा और आपको सर्टिफिकेट दे देगा कि आप असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम कर सकते। क्लियर है? लेकिन बच्चों एक चीज समझ लेना, आरबीआई जब आपको ये सर्टिफिकेट देगा ना, तो उस सर्टिफिकेट के पीछे की तरफ कंडीशंस भी लिखेगा कि हमने आपको सर्टिफिकेट तो दे दिया, आप एआरसी कंपनी तो बन गए, अब आप असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम तो कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है, लेकिन शर्त ये है कि जो कंडीशंस हमने पीछे लिख दी है सर्टिफिकेट पर, वो आप टाइम टू टाइम फुलफिल कर। अगर आपने एक भी कंडीशन सार्फेसी एक्ट की, आरबीआई के द्वारा बताई गई जितनी कंडीशंस है सर्टिफिकेट पर जो कंडीशन है, मतलब अगर आपने एआरसी वाला काम सही से फॉलो नहीं किया, अगर लॉ फॉलो नहीं किया, अगर आरबीआई की टर्म्स कंडीशन फुलफिल नहीं करी, अगर एक्ट को नहीं माना, तो आपसे आपका सर्टिफिकेट छीना भी जा सकता। क्लियर ये चीज आती। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 3 यहाँ पे कंप्लीट किया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ ले, बड़े ध्यान से देखिए। देखिए मैंने आपको बोला असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसका मेन काम क्या है? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन परचेज करना और उसको रिकवर करना, मतलब बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सिक्योर कर देना। कैसे? उनका बेड डेट, उनका जो लोन है वो परचेज कर। क्वेश्चन ये आता है कि क्या एआरसी, ये जो इसका मेन काम है, ये जो इसका मेन ऑब्जेक्ट है, जिसके लिए इसको बनाया गया है, जिसके लिए आरबीआई ने अभी सेक्शन 3 में सर्टिफिकेट दिया, अगर आरबीआई इसके अलावा कुछ और काम भी करना चाहती है, क्या कर सकती है? यस। जैसे कौन से काम आगे पढ़ाऊंगा। अभी क्या पढ़ा? एआरसी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट है बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन रिकवर करना, उनको सिक्योर करना, ये हमें पता है। क्या इस मेन ऑब्जेक्ट के अलावा एआरसी किसी अदर ऑब्जेक्ट के लिए काम कर सकती है? कर सकती, कर सकती। कौन से काम है वो अदर काम, वो मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा कैसे कर सकती है? आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेकर।
अगर एआरसी कंपनी कोई दूसरा काम भी करना चाहती है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी काम करना चाहती है, कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, लेकिन उसे आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। स्टूडेंट बोलता है समझ में आ गया। अच्छा सर, उसके अलावा एक चीज और बता, आपने बोला कि एआरसी कंपनी अगर मेन ऑब्जेक्ट के अलावा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए काम करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सर, इस एआरसी कंपनी को आरबीआई की अप्रूवल क्या सिर्फ इसलिए लेनी पड़ती है कि वो अदर ऑब्जेक्ट के लिए काम करना चाहती है, या और भी कुछ ऐसे कंडीशंस हैं क्या, कोई और भी ऐसी सिचुएशन है क्या जहां पर एआरसी कंपनी को आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है, या सिर्फ अदर ऑब्जेक्ट के लिए लेनी पड़ती है? नहीं, और भी कंडीशंस हैं। अगर एआरसी कंपनी के अंदर कोई चेंज हो रहा है, सर चेंज जैसे जैसे नाम का चेंज, तो आरबीआई की प्रायर अप्रूवल, जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है तो आरबीआई की अप्रूवल, ऑब्जेक्ट के लिए तो मैंने बताया ही था, है ना? तो एमओए में चेंज हो रहा है, आप देखो नाम चेंज हो रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट में अगर अदर ऑब्जेक्ट के लिए भी काम कर रहे हो तो आरबीआई की प्रायर अप्रूवल। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना बच्चों, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, जो मैं बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन हम हाथ की हाथ सॉल्व करेंगे, इसके अंदर साथ में सॉल्व करेंगे। अगर एआरसी कंपनी के अंदर कोई सब्सटेंशियल चेंज हो रहा है मैनेजमेंट में, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला कि एआरसी कंपनी को आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर वो अदर ऑब्जेक्ट के लिए काम करना चाहती है, या वो अपना नाम चेंज कर रही है, या वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रही है, या फिर अगर उस एआरसी का जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, टॉप लेवल है, अगर उसके अंदर कोई सब्सटेंशियल चेंज आ रहा है। सर, सब्सटेंशियल चेंज का मीनिंग क्या होता है? सब्सटेंशियल चेंज का मतलब होता है कोई रिमूव हो रहा है, डायरेक्टर या कोई बड़े जो केएमपी है, की मैनेजर पर्सन, वो रिमूव हो रहा है, या रिटायर हो रहा है, या रिजाइन हो रहा है, या अपॉइंट हो रहा है, या फिर अगर उनकी शेयर होल्डिंग में चेंज आ रहा है, तो फिर उस केस में उनको आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती है। याद रखना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया, अब भी सॉल्व करवाऊंगा ऑन द स्पॉट। एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके अंदर सॉल्व करेंगे। देखो, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी मैंने आपको सेक्शन 3 पढ़ाया, रिवाइज करता हूं जल्दी से, कि अगर आपको अपनी कंपनी को असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाना है तो आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, मतलब आरबीआई से आपको सर्टिफिकेट लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आरबीआई के पास एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब आरबीआई आपके एप्लीकेशन में चेक करेगा कि क्या आप प्रीवियस 3 इयर्स में लॉस में तो नहीं चले, किसी भी ईयर में लॉस में नहीं चले, एक सिंगल ईयर में भी लॉस में थे, पिछले 3 में से किसी भी साल लॉस में थे, एआरसी नहीं बन पाओगे। दूसरा, आप इतने कैपेबल तो हो ना, आपके पास में इतना पैसा तो है ना कि आप सिक्योरिटाइजेशन वाला काम अच्छे से कर लोगे, आपके डायरेक्टर्स प्रोफेशनली एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड है, उसके अलावा कभी जेल में कन्विक्ट नहीं हुए, उसके अलावा आरबीआई की टाइम टू टाइम जो कंडीशंस आएंगे उनको फॉलो करो। सेटिस्फाई हो गया आरबीआई तो आपको लाइसेंस दे देगा, लेकिन टर्म्स कंडीशन लिखेगा, फॉलो नहीं करी तो विड्रॉ भी कर लेगा। अब उसके बाद में हमने ये चीज और पढ़ी कि अगर आप जो एआरसी कंपनी है वो अपने मेन ऑब्जेक्ट के अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए काम करना चाहती है, कर सकती है, आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेगी। नाम चेंज हो रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो रहा है, या सब्सटेंशियल चेंज इन मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या बताया मैंने, अगर शेयर होल्डिंग में चेंज हो रहा है टॉप लेवल की, या फिर उनका अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट हो रहा है, तो फिर उस केस। अब क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन 2021 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, दिसंबर में आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को मैं यहां पर आपको समझा देता हूं एक बार जल्दी से। ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे समझा रहा हूं। ये बोल रहे हैं कि एक परपेचुअल लिमिटेड नाम की कंपनी है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है परपेचुअल लिमिटेड नाम की कंपनी है, जो कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। उसने दो काम किए। पहला काम क्या किया, उसके दो डायरेक्टर्स हैं, एक का नाम है परम और एक का नाम है शरीफ। दोनों ने 10-10% शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, लेकिन इसने अपने 10% इसको ट्रांसफर कर दिया।
तो इसकी शेयर होल्डिंग 20 हो गई और इसकी 0। पहला काम तो ये हुआ इस कंपनी के अंदर। दूसरा काम क्या हुआ कि इन्होंने एक नया सीईओ मिस्टर विक्रम को नया सीईओ अपॉइंट किया है कंपनी। लेकिन ये दोनों काम जो इस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में हुए उसके लिए इन्होंने आरबीआई की प्रायर अप्रूवल नहीं दी। देखो क्वेश्चन में ये जो मैंने बोला वो सब कुछ लिखा कि इन्होंने अपने 10% कर दिए तो शरीफ की शेयर होल्डिंग 20 हो गई, यही हमने लिखा। उसके अलावा मिस्टर विक्रम को सीईओ अपॉइंट किया लेकिन आरबीआई की अप्रूवल नहीं ली, नॉट टेक अप्रूवल नहीं ली, तो आरबीआई ने इनका लाइसेंस कैंसिल कर। जब आरबीआई ने इनका लाइसेंस कैंसिल करा तो परपेचुअल लिमिटेड अगेंस्ट खड़ा हो गया आरबीआई के, बोला तुमने मेरा लाइसेंस कैसे कैंसिल करा? बोला यार क्योंकि तुमने सब्सटेंशियल चेंज करा मैनेजमेंट में, शेयर होल्डिंग चेंज करी और नया सीईओ अपॉइंट किया लेकिन आरबीआई की अप्रूवल नहीं। बोला इसको सब्सटेंशियल चेंज मानते ही नहीं है। परपेचुअल लिमिटेड बोल रहा है नहीं नहीं, आरबीआई की अप्रूवल लेनी नहीं थी, आरबीआई गलत है, तुम हमारा लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते, इसको सब्सटेंशियल चेंज क्यों मान रहे हो? मत मानो, ये सब्सटेंशियल चेंज नहीं होता है। अब यहां पर बात अड़ गई है कि आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया ये सही है या फिर ये परपेचुअल लिमिटेड बोल रहा है कि नहीं हमें तो आरबीआई की अप्रूवल लेनी नहीं थी, हमने बिना आरबीआई के अप्रूवल के ये सब किया, ठीक किया क्योंकि ये सब्सटेंशियल चेंज में नहीं आता। आंसर क्या हो आपको पता है। अभी अभी मैंने आपको बताया, अभी अभी बच्चों मैंने आपको बोला था कि अगर सब्सटेंशियल चेंज हो रहा है मैनेजमेंट, मतलब रिमूव हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, रेजिग्नेशन हो रहा है या अपॉइंटमेंट हो रहा है या फिर शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है, उसे सब्सटेंशियल चेंज माना जाता है और उसके लिए आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेना कंपलसरी है, मस्ट ऑब्टेन प्रायर। तो यहां पर सही कौन है? यहां पर आरबीआई सही है और गलत कौन है? यहां पर आपका परपेचुअल लिमिटेड गलत है। तो स्टूडेंट ये साथ में हमने 4 नंबर का क्वेश्चन आया वो भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं आगे, हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं सेक्शन 4 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप सेक्शन है ये इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 बार क्वेश्चन आया है इससे। देखो अभी हम सॉल्व भी करेंगे, हाथ किया तो हम सॉल्व भी करेंगे। देखो 3 बार क्वेश्चन आया है इससे, 3 बार। ये बोल रहा है कि किसी भी कंपनी को अगर एआरसी बनाना है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाना है, तो उसके लिए आरबीआई सर्टिफिकेट इशू करता है, हमें पता है आरबीआई सर्टिफिकेट इशू करता है। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, अगर उसका सर्टिफिकेट कैंसिल करना है तो कौन करेगा? आरबीआई। तो पहला एक क्वेश्चन ये आया था, ध्यान से सुन लो। एक क्वेश्चन ये आ चुका है कि अगर कोई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, वो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम कर रही है, लेकिन अब उसका सर्टिफिकेट कैंसिल करना है, वो कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास में कैंसिल करने की पावर है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा, क्यों करेगी कैंसिल आरबीआई? वो कौन कौन सी सिचुएशंस है जिनमें आरबीआई कैंसिल कर सकती है एआरसी का सर्टिफिकेट? ध्यान से सुनो, कुछ तो आपको पता है, कुछ तो आपको ऑलरेडी पता है, नहीं भी पढ़ाऊं ना, कुछ तो आपको ऑलरेडी पता है। जैसे जैसे वो सिक्योरिटाइजेशन वाला काम सही से नहीं कर रही है, या फिर जो टर्म्स कंडीशन उसको बताई गई थी उनको वो फुलफिल नहीं कर रही, या फिर वो सारफेसी एक्ट के प्रोविजंस को फुलफिल नहीं कर रही, या फिर उसने अपना नाम चेंज कर लिया, आरबीआई की अप्रूवल नहीं ली, या रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया, आरबीआई की अप्रूवल नहीं ली, या सब्सटेंशियल चेंज कर लिया, आरबीआई की अप्रूवल नहीं ली, या फिर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी काम करने लग गई, आरबीआई की अप्रूवल नहीं। ये तो आपको पता है। अगर आप ये नहीं भी पढ़ो तो भी इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप लिखकर आ जाओगे कि आरबीआई कब कब कैंसिल करेगा। या तो उसने नाम चेंज करा, या एड्रेस चेंज करा, या सब्सटेंशियल चेंज करा मैनेजमेंट में, या फिर अदर ऑब्जेक्ट के लिए काम करने लगी लेकिन आरबीआई की अप्रूवल नहीं।
या फिर जो टर्म्स कंडीशन उसे बताई गई थी उनको फुलफिल नहीं किया, सार्फेसी एक्ट के प्रोविजंस को फुलफिल नहीं किया, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, या फिर उसका जो मेन काम है एज एआरसी काम करना उसको वो ढंग से नहीं कर रही है, तो उस केस में आरबीआई लाइसेंस कैंसिल कर देगा। यही चीज यहां लिखी है, देखिए, या तो वो सीज का मतलब बंद कर देती है, मतलब वो बन गई एआरसी। अब एक बैंक उसके पास आया, बोला भैया एआरसी, आप मेरे वाले एरिया के एआरसी हो। जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ और मेरी एक असेट इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो मैं बैंक के पास गया, जयपुर के बैंक के पास, मैं बैंक हूँ और एक एआरसी के पास में गया, मैंने बोला कि आप मेरा लोन परचेज कर लो और रिकवर करा दो मेरे लोन को। सामने वाला बंदा मेरा लोन रीपे नहीं कर रहा है, एआरसी बोली मैं नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगे? इसी पर्पज के लिए तो तुम बने हो, करना पड़ेगा तुमको यार। अपना मेन ऑब्जेक्ट क्यों फुलफिल नहीं कर रहे हो? या तो फिर तुम बंद हो जाओ। क्योंकि देखो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो बनाई जाती है, आरबीआई जो बनाता है वो एरिया वाइज बनाता है। आरबीआई देखता है कि यार इस एरिया में ज्यादा कंपनीज नहीं है, तो एक या दो एआरसी बना देते हैं। इस वाले एरिया में तो ज्यादा कंपनीज हैं, ज्यादा बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, तो यहाँ पर एआरसी कंपनी ज्यादा बना देते। अब आप उस एरिया के अंदर एआरसी बनकर बैठे हो, लेकिन आप काम सही से कर नहीं रहे हो, तो फिर उस केस में आरबीआई लाइसेंस कैंसिल कर। आप असेट रिकस्टन का काम सही से नहीं कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो, सेक्शन 3 की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो, आरबीआई के डायरेक्शंस को नहीं मान रहे हो, अपने अकाउंट्स को नहीं बना रहे हो, आरबीआई ने आपके यहाँ पर इंस्पेक्शन किया और पता चला कुछ फ्रॉड फ्रॉड कर रहा है, या आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं कर रहे हो, या आपने सब्सटेंशियल चेंज करा, आरबीआई की अप्रूवल नहीं, आरबीआई लाइसेंस कैंसिल कर देगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आरबीआई जब भी लाइसेंस कैंसिल करेगा, जब भी लाइसेंस कैंसिल करेगा, आरबीआई आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सफाई पेश करने का मौका देगा, सुनवाई का मौका देगा। आरबीआई ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको कैंसिल कर देगा लाइसेंस, पहले वो सफाई पेश करने का मौका देगा कि भैया अपनी तरफ से कुछ बोल दो, हो सकता है मैं आपका लाइसेंस कैंसिल ना करूं, अदरवाइज मैं लाइसेंस कैंसिल करूं। तो बच्चों यहां पर सेक्शन 4 समझ में आया। 3 बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तीनों बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। कौन सी सरकमस्टेंसेज हैं, कौन सी सरकमस्टेंसेज हैं जिनके अंदर, देखो एक बार 8 नंबर का, एक बार 5 नंबर का, एक बार 3 नंबर का, है ना, कौन सी अथॉरिटी है जो कैंसिल कर सकती है और कौन सी सरकमस्टेंसेज में करेगी। तो स्टूडेंट्स यहां तक अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 3 और सेक्शन 4 कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम हमारे आगे वाले टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं, देखते हैं आगे वाला टॉपिक सेक्शन 5 ये क्या बोलता है। इजी सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन नहीं आए हैं। हालांकि मैं इसको आपको इससे पहली वाली जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें इनडायरेक्टली पढ़ा चुका, दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए एक बैंक है एचडीएफसी, उसने रिलायंस कंपनी को लोन दिया, लेकिन ये रीपे नहीं कर रही है। तो एचडीएफसी एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास गई, बोली कि मेरा लोन परचेज कर दो। मतलब वो पैसा जो मेरे पास में अधिकार है रिलायंस से वापस लेने का, वो अधिकार मैं तुमको दे। मान लो कि मेरा लोन 70 करोड़ का है टोटल, मतलब मुझे 70 करोड़ रुपए रिलायंस से लेने, तुम कम में खरीद लो। तुम एक काम करो, 50 करोड़ में खरीद लो या 40 करोड़ में खरीद लो, चलो तुम 40 करोड़ रुपए मुझे दे दो और ये लोन तुम्हारा। अब तुम रिलायंस से पूरे 70 करोड़ ले ले, बचा हुआ तुम्हारा प्रॉफिट 30 करोड़। एआरसी को ठीक लगा, उन्होंने अपनी टर्म्स कंडीशन डिसाइड करी जो हुई है उनके बीच में। मैंने पहली क्लास में बताया था, है ना, कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे सर एआरसी क्यों परचेज करेगा, कल को एआरसी भी इससे रिकवर नहीं कर पाया, उन सब के आंसर मैं आपको इससे पहले वाली क्लास में ऑलरेडी दे चुका। एआरसी ने 40 करोड़ में परचेज किया, मतलब अब एआरसी इसको 40 करोड़ रुपीस पे करेगी और इससे बाकी के पैसे वसूल लेगी। तो होगा कैसे ये सब? तो अब एआरसी कंपनी गई किसी दूसरे बैंक के पास, सपोज करो पंजाब नेशनल बैंक के पास,
और वहां जाकर बोली कि आप मुझे 40 करोड़ का लोन दे दो। अब एआरसी लोन ले रही है 40 करोड़ का, क्योंकि उसे 40 करोड़ इसे पे कर, और उसने पीएनबी को राइटिंग में लिख कर दिया कि मैंने आपसे 40 करोड़ रुपए लिए हैं, मैं आपको उन्हें विद इंटरेस्ट पे करूंगी, इतने टाइम के अंदर पे कर। तो जो राइटिंग में लिखकर दिया गया डॉक्यूमेंट, उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी रिसिप्ट। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया है जिस पर लिखा हुआ है, और उसने कुछ ना कुछ गिरवी भी रखा। हो सकता है शेयर्स गिरवी रखे हो सकता है अपने डिवेंचर गिरवी रख दिए हो, बॉन्ड्स गिरवी रख दिए हो, कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, कुछ ना कुछ गिरवी रखा पीएनबी के पास और राइटिंग में लिख कर दिया। और फिर उसने एचडीएफसी को 40 करोड़ पे किए, रिलायंस से पैसा रिकवर किया, इसको इसका लोन चुकाया, बचा हुआ प्रॉफिट कमा लिया। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि कोई भी एआरसी कंपनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन को एक्वायर कर लेगी, परचेज कर लेगी। कैसे? अपने डिवेंचर इशू करके ना, दूसरी बैंक से लोन लेकर आ रही है, तो उसके पास में क्या गिरवी रख रही है? या तो अपने डिवेंचर या अपने बॉन्ड या कोई दूसरी सिक्योरिटी, या फिर क्या नाम है, कुछ लिख कर दे रही है ना, कोई एग्रीमेंट कर रही है, सिक्योरिटी रिसिप्ट। क्लियर है चीज? तो आपको ये समझ में आ गया। सेक्शन 5 सिंपल सी बात बोलता है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसका लोन परचेज कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। उसके लिए वो सामने वाले से लोन लेता है। कैसे? या तो अपनी डिवेंचर गिरवी रखता है, या बॉन्ड्स गिरवी रखता है, या कोई सिक्योरिटी गिरवी रखता है, या कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखता है, या फिर कोई एग्रीमेंट मतलब सिक्योरिटी रिसिप्ट लिखित में देता है कि मैं आपका पेमेंट कर दूं। सिंपल। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो राइटिंग में लिखकर दिया या फिर कोई एग्रीमेंट बना, क्या उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी? क्योंकि हमको ये पता है कि कोई भी राइटिंग में लिखा हुआ पेपर लीगल तब माना जाता है जब उस पर स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट हो जाता है। क्या सर यहाँ पे जो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी इस पर? नहीं, इस पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। जब भी कोई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन परचेज करता है और उसके लिए वो खुद लोन लेकर आता है, और लोन लाने के लिए वो राइटिंग में कोई एग्रीमेंट बनाता है, तो उस पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है, गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है, छूट। तो सिंपल सा आपको ये सेक्शन 5 समझ में आ गया। आगे चलते अब आ जाते हैं बच्चे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है आपका सेक्शन 9, मेजर्स ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। मैं फिर से बोल दूं, सीएमए फाइनल के जो लॉ वाले बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने क्लासेस परचेज की हुई हैं, और जो अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख, बच्चों आपका कंप्लीट मॉड्यूल इसमें फॉलो हो रहा है। एक सिंगल लाइन, एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ा जा रहा है। मतलब आप ये लगा लो कि आपका सीएमए का मॉड्यूल भी कंप्लीट हो रहा है इन क्लासेस में, प्लस आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो रहा है, प्लस आपका स्कैनर सॉल्व हो रहा है, और एमसीक्यू की क्लासेस और नोट्स आपके पास में ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। तो ये जो आप क्लास देख रहे हो इसमें सब कुछ कवर हो रहा है। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहूंगा, एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगा, बड़े ध्यान से समझे। एक बार यहीं चलते हैं, एक कहानी सुन दोबारा से। एचडीएफसी बैंक, इसने लोन दिया रिलायंस 5 साल के लिए। अब ये सपोज कीजिए कि 5 साल एक्सपायर हो गए, मतलब मैच्योरिटी डेट आ गई, और रिलायंस को इनको इनका पैसा वापस कर देना चाहिए, पर नहीं कर रहे। तो मैच्योरिटी डेट एंड हो गई बच्चे, मैच्योरिटी डेट एंड हो गई। इसको इसका पैसा वापस करना चाहिए, पर नहीं करा इसने पैसा। तो होता क्या है, एचडीएफसी बैंक मैच्योरिटी डेट के बाद में भी रिलायंस को एक लीगल नोटिस देता है
एआरसी कंपनी को तो इसने अपॉइंट कर लिया है, अब या तो ये खुद दे रहा है, अगर इसके पास में मान लो रिलायंस ने एचडीएफसी के पास में कुछ अपनी सिक्योरिटी रखी थी, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, तो हो सकता है शायद एचडीएफसी बैंक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को इस वाले केस में अपॉइंट ना करे, हो सकता है कर ले। अगर कर लिया है तो जो मैं आगे काम बताने वाला हूं वो एआरसी करेगा, नहीं कराए तो खुद बैंक करेगा। मैच्योरिटी डेट खत्म होने के बाद में रिलायंस को दोबारा से एक मौका दिया जाएगा, एक नोटिस भेजेंगे रिलायंस के पास, जिसमें लिखा जाएगा कि देखो आपको इतना पैसा वापस करना है और मैच्योरिटी डेट ऑलरेडी एंड हो चुकी है, आपको पैसा एक्चुअली में पे कर देना चाहिए था अभी तक, पर चलो आपने नहीं दिया, कोई बात, हम आपको अब 90 डेज का टाइम और दे रहे हैं, 90 दिन। इन 90 दिनों के अंदर अब पेमेंट, अगर 90 डेज में आपने पेमेंट नहीं किया तो 91st डे से फिर हम आपके खिलाफ अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। सपोज कीजिए कि एचडीएफसी ने, या अगर एआरसी अपॉइंट हो गई थी तो एआरसी ने रिलायंस को 90 डेज का नोटिस दिया, 90 दिन निकल गए, रिलायंस ने अब भी पेमेंट नहीं की, 90 डेज निकल गए अब भी पेमेंट नहीं कर रही है रिलायंस, तो अब 91st डे आ गया। अब क्या कर सकती है ये बैंक या एआरसी, हमें ये हमारा टॉपिक, अब क्या कर सकती है, क्या मेजर्स ले सकती है, क्या स्टेप्स ले सकती है, खुद सोचो क्या कर सकती है, बच्चे खुद सोचो, आपको पता है क्या कर सकती है, मैं बताऊं, देखो उस कंपनी के ऊपर टेक ओवर कर सकती है, रिलायंस से बोलेंगे कि देखो अब हमने तुम्हारे ऊपर टेक ओवर कर लिया, हमें तुमसे 70 करोड़ रुपीस वसूलने हैं, तो अब हमने तुम्हारे ऊपर टेक ओवर कर लिया है, अब तुम्हारा जो बिजनेस है वो ऐसे ही चलता रहेगा, पर उसकी जो कमाई हो रही है ना वो हमारे पास आएगी, और हमने जो तुम्हारे ऊपर टेक ओवर किया है ये कब तक रहेगा, जब तक हम अपना अमाउंट रिकवर नहीं कर लेते, जिस दिन हमारा 70 करोड़ वसूल हो गया हम दोबारा से वो कंपनी तुम्हारे हवाले कर दें, तो या तो टेक ओवर कर सकती है कंपनी, या फिर मानो अगर उसके पास में कोई प्रॉपर्टी है गिरवी रखी हुई है, रिलायंस ने कोई चीज गिरवी रखी थी तो उसको सेल कर सकती है, या उसका पोजेशन ले सकती है, बोला ठीक है ये प्रॉपर्टी हमने रख ली चलो फुटो यहां से, या उसको रेंट पर दे सकती है। आ रही बात समझ में? तो ये स्टेप्स देखो, या तो टेक ओवर कर सकते हैं, या फिर सेल कर सकते हैं, या लीज पर दे सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिलायंस कंपनी बोले कि देखो यार मुझे पता है तुमको पेमेंट मिलना चाहिए पर अभी है नहीं, ऐसा करो ना प्लीज, ऐसा करो, देखो तुमने 5 साल के लिए लोन दिया था, मैंने तुम्हें 5 साल तक इंटरेस्ट तो पूरा टाइम पे दिया ना यार, इंटरेस्ट तो भराना है यार मैंने तुमको, ऐसा तो नहीं मैंने इंटरेस्ट भी पे नहीं किया, इंटरेस्ट तो दिया यार मैंने। आज 5 साल हो गए, मेच्योरिटी टोटल हो गई, लेकिन मैं तुम्हारा जो मूल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नहीं दे पा रहा हूं ना, एक काम करो मेरे लोन को ना थोड़ा सा आगे बढ़ा, 2 साल और एक्सटेंड कर दो, 2 साल का इंटरेस्ट और लो, और 2 साल बाद में पैसा ले लेना, हो सकता है शायद रीशेड्यूल कर दिया जाए, हो सकता है शायद सेटलमेंट हो जाए, बहुत बार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, रिलायंस बोले कि देखो यार तुम्हें 70 करोड़, मैं 70 करोड़ पे करूं तुम्हें, है नहीं उतने, तो और अगर मैं नहीं पे करूं तो फिर तुम करते रहो अपना मेजर्स, स्टेप्स ले लो या कोर्ट में चले जाओ या लीगल प्रोसीजर फॉलो करो, वो टाइम बर्बादी है, जीत भी जाओगे तो टाइम लगेगा, 70 करोड़ है नहीं पे करने को, एक काम करो ना 50 करोड़ में सेटलमेंट करो ना यार, मैं तुमको 50 करोड़ दे दूं और तुम ये मान लो कि मैंने तुम्हें पूरे 70 करोड़ दे दिए, माफ कर दो बाकी का मेरा, सेटलमेंट होता है ऐसा, बहुत बार कॉम्प्रोमाइज भी होता है, या फिर पोजेशन भी ले सकते हैं, या फिर मान लो कि उसने डिवेंचर दिए हुए थे, कन्वर्टेबल डिवेंचर रिलायंस ने, तो उनका पोजेशन लेके शेयर होल्डर बन जाओ कंपनी। कहने का मतलब ये है अगर कभी भी कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देता है और वो कंपनी रीपे नहीं कर रही है तो मैच्योरिटी डेट के बाद बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बार लीगल नोटिस देता है 90 डेज, 90 डेज में भी पेमेंट नहीं आता है तो फिर वो स्टेप्स उठाता है, और क्या उठा सकता है, या तो बैंक या एआरसी क्या उठा सकता है, या तो वो टेक ओवर कर सकते हैं कंपनी का,
या उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं या लीज पर दे सकते हैं, या फिर हो सकता है कि लोन आगे बढ़ा दें अगर उनके बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग बन रही है, या हो सकता है सेटलमेंट कर ले, या हो सकता है उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले ले, डिपेंड करता है। क्लियर ये चीज? डिपेंड है ना, कन्वर्जन भी हो सकता है शेयर्स का, इन सब। लेकिन मैटर ये है कि जो भी होगा वो आरबीआई की टर्म्स कंडीशंस, आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर होगा, लॉ को फुलफिल करते हुए होगा, लॉ को नहीं तोड़ा जाए। तो बच्चे यहाँ पे हमारा सेक्शन 9 भी कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं सेक्शन 10 पर, बड़ा ही इजी है। अभी अभी मैंने आपको एक बात बोली कि जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए लोन रिकवर करना, लेकिन वो एआरसी अपने मेन ऑब्जेक्ट के अलावा अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए भी काम कर सकती है, अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए भी काम कर सकती है, लेकिन उसे आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है। आपको पता है, हमने पढ़ा था, सेक्शन 3 में भी पढ़ा था। क्वेश्चन ये आता है कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपने मेन ऑब्जेक्ट के अलावा अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए जो काम करेगी वो काम क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एजेंट की तरह काम, वो ये बोले कि मैं आपका एजेंट हूं, अगर कभी आपका लोन एनपीए बनने जा रहा है तो मैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो हूं, हमारा मेन ऑब्जेक्ट वाला काम तो मैं करूंगा ही, उसके अलावा मैं आपके लिए एजेंट वाला काम भी कर लूंगा, या आपका मैनेजर वाला काम भी कर लूंगा, है ना, या फिर मैं आपके लिए रिसीवर लिक्विडेटर वाला काम भी कर लूंगा। क्लियर ये चीज याद है? लेकिन अगर मान लीजिए असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एजेंट की तरह काम कर रहा है और बैंक के ब्याज पे लोगों से पैसा ले लेकर आ रहा है घर पे जाके कि साहब ब्याज दे दो इस महीने का, साहब इस महीने का ब्याज दे दो, इस महीने का ब्याज दे दो, ऐसा एजेंट की तरह काम कर रहा है तो कर सकता है, पर ऐसे काम ना करे कि उसकी कोई पिक्यूनियर लाइबिलिटी बन जाए। पिक्यूनरी लाइबिलिटी का मतलब होता है कि पैसे की लाइबिलिटी, पैसे की लाइबिलिटी बैंक की रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर सब, एग्जांपल के तौर पे समझिए एचडीएफसी बैंक है और एक एआरसी कंपनी है, ये इसके एजेंट की तरह काम कर रहा है और लोगों से पैसा वसूलता है इसके लिए। एआरसी मतलब मेन ऑब्जेक्ट के अलावा अदर ऑब्जेक्ट, तो एजेंट की तरह कर सकता है आरबीआई की प्रायर अप्रूवल, पर ऐसे काम नहीं करे जिसमें इसकी खुद की कोई मॉनेटरी लाइबिलिटी बन जाएगी, इसको पे करना पड़ रहा है, ये तो इसका एजेंट है ना भाई, पैसा अगर किसी से वसूल रहा है तो लाके इसको देगा, और अगर कोई लाइबिलिटी बन रही है पैसे की तो वो इसकी बनेगी, इस एजेंट की थोड़ी बनेगी, प्रिंसिपल की बनेगी। एजेंट की तरह काम तो कर सकता है पर ऐसे काम ना करे जिसमें खुद का कोई मॉनेटरी लॉस करवा ले, इसकी लाइबिलिटी नहीं बननी चाहिए। क्लियर? इसके अलावा आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है उसे काम करने से पहले। तो बड़ा सिंपल है, ये हमने पढ़ा था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आया हुआ नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आया है लेकिन 2 मार्क्स का आया और डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, मैं फिर से समझा देता हूँ, बड़े ध्यान से समझ। ये बोल रहा है कि ये जो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है इसमें हमने पार्टीज देखी, एक तो देखा बैंक, एक देखा एआरसी, और एक देखा हमने बोरोवर। अगर कल को इनमें से किसी के भी बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो उसको कहां पे सॉल्व किया जाएगा? वैसे तो कोर्ट अदालत खुली हुई है, किसी ने नहीं रोका है, वहां भी जा सकते हो, लेकिन सजेशन ये होता है कि अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो आप अदालत में ना जाकर आर्बिट्रेटर के पास चले जाओ। सर ये आर्बिट्रेटर क्या है? ये एक पर्सन। सर ये क्या काम करता है? ये जज की तरह काम करता है, जो लड़ाइयां होती हैं उसके केस को सुनता है, दोनों तरफ की दलीलें सुनता है, आर्ग्यूमेंट सुनता है और फिर अपना जजमेंट देता है। इसकी पहली कोशिश होती है लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, नहीं है कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा है या लोग करना नहीं चाहते तो फिर ये
केस सॉल्व करता है, डिसीजन देता है। सर ये आर्बिट्रेटर कहाँ पे रजिस्टर्ड होता है? ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, उस पैनल का मेंबर होता है। सर क्या ऐसे जा सकते हैं आर्बिट्रेटर के पास में कोई भी जो पार्टीज है ना, जैसे बैंक, एआरसी और बोरोवर, इनको खुद को पहले आपस में तैयार होना पड़ता है, अपने आपस में एक एग्रीमेंट करना पड़ता है कि कल को फ्यूचर में हमारे बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, ये स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं या जब लड़ाई हो गई है तब भी कर सकते हैं, जरूरी है पहले ही करना पड़ेगा। इनको आपस में ना ये एग्रीमेंट करना पड़ता है कि हम अपने केस को कोर्ट में नहीं लेकर चलते, कोर्ट में वैसे ही बहुत टाइम लगता है, हम अपने केस को आर्बिट्रेटर के पास लेते हैं। कौन से आर्बिट्रेटर के पास? वो भी ये लोग खुद बैठकर तय करते हैं। हाँ, वो आर्बिट्रेटर किसी का सगा नहीं होना चाहिए, किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, जो कि एक बार आया 2 नंबर, कि इस एक्ट के अंदर ये जो डिस्प्यूट होते हैं उन्हें कहाँ सॉल्व किया जाता है, तो वैसे तो कोर्ट में सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ये रहता है कि जो सॉल्व होने चाहिए डिस्प्यूट, वो आर्बिट्रेशन एंड, तो आप लिख के आओगे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के अंदर ये पार्टीज जो हैं वो अपने आप से एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करें और उसके थ्रू अपने केस को सॉल्व करें। क्लियर है बच्चों? तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया। क्लियर है? अच्छा, आगे का बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आप ये क्लास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो और हमारी क्लासेस परचेज करना चाहते हो, तो मैं उसके लिए आपको एक चीज बता दूं, आप हमारी क्लासेस को हमारे ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टाइप कर दो मोहित बंसल क्लासेस, ये ऐप आपको दिखेगा, डाउनलोड कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ऐप का, वेबसाइट का, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। और चाहो तो गूगल ड्राइव पर भी हमारी क्लासेस परचेज कर सकते हो। इस नंबर पर आप कॉल कर लो या व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज। बच्चों, जब आप हमारी क्लासेस परचेज करोगे तो उसमें एक तो आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, उसमें स्कैनर साथ में सॉल्व होगा जैसा आपने देखा, एमसीक्यू मिलेंगे, हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पे डिलीवरी होगी, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हैं आप, सॉफ्ट कॉपी नोट्स भी आपको मिलेंगे और फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी लॉ सब्जेक्ट। बहुत ही नॉमिनल फीस होती है हमारी, इंडिया में सबसे लोएस्ट फीस हमारी, और अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे आपके एग्जाम का। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अच्छे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारी क्लासेस या नोट्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं बच्चों अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।